जब अंबिका वहां पहुंची, उसने देखा कि कुछ नकाबपोश आदमी एक बूढ़ी औरत को घेरे हुए थे। औरत के हाथ में एक पुराना तेल का दिया था, जिसकी लौ टिमटिमा रही थी। वो आदमी किसी अनजानी भाषा में बोल रहे थे, जैसे किसी अनुष्ठान के बीच हो। अंबिका ने गाड़ी रोककर चिल्लाया, रुको! सभी चेहरे उसकी ओर मुड़े, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। बूढ़ी औरत, जिसकी आंखें लाल और थकी हुई थीं, ने दिया उसकी ओर बढ़ाया और कहा, इसे बचा ले, वरना यह लौ बुझी तो इंसानियत भी बुझ जाएगी। अंबिका ने बिना सोचे दिया थाम लिया। जाने से पहले बूढ़ी औरत ने कहा, तेरी बेटी अगली खूनी होमोसेपियंस होगी, उसे वो लोग नहीं छोड़ेंगे। अंबिका घबरा गई। उसने गाड़ी स्टार्ट की और जंगल के रास्ते निकल पड़ी। रात का सन्नाटा घना था। हर पेड़ की परछाई किसी छुपे शिकारी जैसी लग रही थी। उसने रियरव्यू मिरर में देखा, एक बड़ी परछाई उसकी कार के पीछे पीछे चल रही थी। कुछ दूर आगे बढ़ने पर अचानक किसी चीज ने बोनट पर छलांग लगाई। कांच टूट गया और इंजन झटके खाने लगा। अंबिका ने तेज ब्रेक मारा। चारों तरफ से काले कपड़ों में लोग कार पर टूट पड़े। उसने डर के मारे स्टीयरिंग घुमाया, पर कार पलट गई। कांच के टुकड़े उसके चेहरे में धंस गए। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने कार की छत से निकलकर एक रोड फ्लेयर जलाया। लाल रोशनी में वे सब विकृत चेहरे नजर आए। ये राक्षस नहीं थे, बल्कि किसी प्रयोग के शिकार इंसान थे। उनकी त्वचा जली हुई थी और नसों में किसी तरल दवा का रंग बह रहा था। अंबिका ने आखिरी कोशिश में फ्लेयर उन पर फेंका और भागने लगी, पर तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। एक विशालकाय आदमी। वह आदमी बोला, तुम्हें पहचानती हो ना? मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे पिता और पति को खत्म किया। अंबिका का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे याद आया, ये वही वैज्ञानिक था जो वेइजुआंग नामक लैब में मानव मिश्रित डीएनए पर प्रयोग करता था, और अब वही उस गुप्त संगठन का मुखिया था। जब अंबिका को होश आया, वह एक पुराने जर्जर घर में थी। बगल में वही बूढ़ी औरत बैठी थी। उसने कहा, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, मैं उस प्रयोग की आखिरी बची गवाह हूँ। अंबिका ने कांपते हुए पूछा, कौन सा प्रयोग? वही जिसमें इंसान को अमर बनाने की कोशिश की गई थी और तुम्हारे परिवार को बलि चढ़ा दिया गया था। बाहर बारिश हो रही थी। बूढ़ी औरत ने फर्श पर पड़े नक्शे की ओर इशारा किया। यहाँ जिसी नाम का वैज्ञानिक था, उसने सच्चाई बताने की कोशिश की, पर गांव के प्रधान ने उसे पागल घोषित कर दिया। अंबिका ने हैरानी से पूछा, प्रधान? हाँ, वही जिसने अपनी बेटी को बचाने के लिए पूरा गांव कुर्बान कर दिया। रात के सन्नाटे में अचानक दरवाजे पर किसी के कदमों की आवाज आई। गांव का प्रधान अंदर आया। उसकी आंखें किसी नशे में डूबी थीं। वह चिल्लाया, जिसी झूठा था, ये औरत झूठी है। सच्चाई यह है कि देवता ने कहा है, हमें नया रक्त चाहिए। बूढ़ी औरत ने अंबिका को धकेलकर पीछे किया और बोली, भागो। प्रधान ने तलवार निकाली और बूढ़ी औरत पर झपट पड़ा, लेकिन तभी घर के बाहर तेज विस्फोट हुआ। किसी ने पूरा परिसर जला दिया। अंबिका किसी तरह भाग निकली और सीधे उसी जंगल की ओर गई जहां सब शुरू हुआ था। वहां उसने प्रधान को देखा। अब वह इंसान नहीं था। उसकी आंखें चमक रही थीं और शरीर पर कटे हुए जख्म से नीला तरल टपक रहा था। यह वही सीरम था जो वेजुआंग में इंसानों को राक्षस बनाने के लिए इस्तेमाल होता था। अंबिका ने पास पड़े चाकू से खुद की उंगली काटी और कुछ खून जमीन पर गिरा। वह बोली, अगर यह सीरम मेरे खून में है, तो अब इसका अंत भी मेरे खून से होगा। प्रधान ने झपट्टा मारा, पर अंबिका ने बर्फ जैसी ठंडी आंखों से उसका सामना किया। उसने दिया ऊंचा उठाया, लौ तेज हुई और वह उसे उसकी आंखों में झोंक देती है। प्रधान जलने लगा, चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। आसमान में बिजली चमकी। अंबिका ने देखा, वही महिला जो प्रधान के अधीन थी, अब जमीन पर बेसुध पड़ी थी। वह पास गई, उसका माथा छुआ, उसकी सांसें लौट आईं। धीरे धीरे पूरा जंगल रोशनी में डूब गया। वे लोग जो कभी राक्षस कहे गए थे, एक एक कर गिरते हुए अपने असली रूप में लौट आए। अंबिका ने दिया जमीन पर रखा और पहली बार उसमें से कोई आवाज आई, अब तू आजाद है और इंसान भी। सुबह होने तक जंगल में सिर्फ राख, धुआं और टूटे पेड़ों की गंध रह गई थी। अंबिका कार तक लौटी, दरवाजा खोला और देखा पिछली सीट पर उसकी बेटी गहरी नींद में थी। वह मुस्कुराई, दिया उसकी गोद में रखा और बोली, अब ये लौ कभी नहीं बुझेगी।